खींचते ही गाड़ी सर पर दौड़ने लगी। इस बार गाड़ी उसी रास्ते पर घूमने की बजाय दाईं तरफ एक सकरे रास्ते पर मुड़ गई। जल्दी हम उन दोनों तरफ पेड़ों से घिरे हुए रास्ते से गुजरने लगे। दोनों तरफ के पेड़ों के सिरे एक दूसरे से झुककर मिले हुए थे और मुझको ऐसा एहसास दिला रहे थे जैसे कि हम एक गुफा से गुजर रहे हों। पेड़ों की श्रृंखला समाप्त होते ही उनकी जगह बड़ी बड़ी चट्टानों ने ले ली। गाड़ी के दोनों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानों की एक दीवार सी। हालांकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, फिर भी हवा की साएं मुझे साफ सुनाई दे रही थी। चट्टानों से टकराकर हवा कभी सीटी सी बजाती तो कभी पेड़ों के पत्तों से टकराकर एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न करती। ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही थी और उसी समय बर्फ़ भी गिरना शुरू हो गई। हम और हमारे आसपास की सारी चीज़ें पर बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर बिछ चुकी थी। कुछ देर पहले हवा में जो कुत्तों के रोने की आवाज़ें घुली हुई थीं, वो हमारे दूर निकल जाने की वजह से अब मध्यम पड़ चुकी थीं, लेकिन भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ें नज़दीक और नज़दीक आती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे हज़ारों चारों ओर से हमको घेर रहे थे। मेरे पूरे जिस्म में भय की एक लहर दौड़ गई और घोड़ों ने मेरा साथ दिया। अलबत्ता ड्राइवर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो बस कभी अपनी गर्दन मुड़कर दाएं तो कभी बाएं देख लेता, जबकि उसे स्याह अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक थोड़ी दूर अपनी बाईं तरफ मुझे एक मध्यम नीली लौ लहराती दिखाई दी। उसी क्षण ड्राइवर की नज़र भी उस लौ पर गई। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और कूदकर अंधेरे में कहीं गुम हो गया। मेरी समझ में नहीं आया कि इस मौके पर मुझे क्या करना चाहिए, और इधर भेड़ियों की आवाज़ें भी निकट आती जा रही थी। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब मैंने देखा कि ड्राइवर अंधेरे से याकायाक प्रकट हो गया और बिना एक भी शब्द बोले वो तुरंत अपनी सीट पर बैठ गया। हमारी यात्रा फिर से शुरू हो गई थी। एक बार तो नीली लौ इतनी नज़दीक दिखाई दी कि उसकी हल्की रोशनी में मैं ड्राइवर की हरकत को भी साफ तौर पर देख सकता था। लौ बहुत मध्यम थी क्योंकि उसके आसपास कोई जगमग नहीं हो रही थी। वो तुरंत उतरकर लौ के नज़दीक गया और ज़मीन से कुछ पत्थर उठाकर उसे उस लौ के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। एक बार तो एक अजीब दृश्य दिखाई दिया जब एक समय ड्राइवर मेरे और लौ के बीच खड़ा हुआ था। तब वो लौ मुझे उसके शरीर के पार दिखाई दी, जैसे कि ड्राइवर का शरीर पारदर्शी था। इस दृश्य ने मुझे अचंभित कर दिया, लेकिन यह दृश्य क्षणिक था। मैंने सोचा कि मेरी नज़रों को अंधेरे की वजह से कोई धोखा हुआ था। फिर कुछ समय तक नीली लौ का कहीं कोई अता पता नहीं रहा और हम अंधेरे से चीर कर आगे बढ़ते रहे, लेकिन भेड़ियों की आवाज़ों ने हमारा अब भी पीछा नहीं छोड़ा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हमारी गाड़ी का निरंतर पीछा कर रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब ड्राइवर नीली लौ के पीछे काफ़ी दूर तक निकल गया और काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटा। उसकी अनुपस्थिति में घोड़े बहुत ही बुरी तरह काँप रहे थे और डर की वजह से बहुत तेज़ आवाज़ में हिनहिना रहे थे। मुझे इसका कोई कारण समझ नहीं आया क्योंकि भेड़ियों की आवाज़ें अब पूरी तरह शांत हो गई थीं। लेकिन तभी काले बादल को एक टुकड़े को चीरकर चट्टानों पर खड़े ऊंचे देवदार के वृक्षों के पीछे चांद अपने पूरे शबाब पर बाहर झांकने लगा और इसकी रोशनी में मैंने देखा कि एक असंख्य भेड़ियों का एक झुंड हमको चारों तरफ से घेरे हुए खड़ा है। चांद की रोशनी में उनके खुले मुंह में मौजूद उनके लंबे सफ़ेद दांत, लपलपाती लाल जीभ और कंधों पर मौजूद लंबे भूरे बाल काफ़ी भयानक लग रहे थे। रात के अंधेरे और सन्नाटे में वो और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। डर और घबराहट की वजह से मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। कोई भी इंसान भय और आतंक के सच्चे अर्थों में अनुभूति तभी कर सकता है जब वो मेरी तरह मौत से रूबरू हो। अचानक सारे भेड़ियों ने समवेत स्वर में हुंकार भरी। यह शायद चांद की चांदनी का असर था। अचानक घोड़े हिनहिनाए और अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए। घोड़ों की आंखों में भी डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन बचने और भागने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी।
क्योंकि भेड़ियों ने हमको चारों तरफ से घेर रखा था। मैंने चिल्लाकर ड्राइवर को पुकारा क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारे बचने का कोई एक ही तरीका है। ड्राइवर को पुकारा क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारे बचने का केवल एक ही तरीका है कि हम कैसे भी उस घेरे को तोड़कर वहाँ से भाग निकलें। मैं दोबारा चिल्लाया और अब की बार मैंने गाड़ी की एक साइड को पीटकर कुछ आवाज़ भी की ताकि उस आवाज़ को सुनकर भेड़िए थोड़ा डर जाएं और उनका घेरा टूट जाए, जिसमें ड्राइवर को गाड़ी तक आने में मदद मिल सके। मुझे नहीं पता कि वो वहाँ कैसे और कहाँ से आया। मैंने तो बस उसकी आवाज़ सुनी थी कि वो एक रिंग मास्टर की तरह भेड़ियों को कोई निर्देश दे रहा था। जब मैंने आवाज़ की दिशा में देखा तो उसे वहीं सड़क के किनारे खड़ा पाया। उसने अपनी भुजाओं को आड़ा तिरछा घुमाया जैसे कि वो किसी अदृश्य वस्तु को हवा से हटा रहा हो, और सारे भेड़िए पालतू जानवरों की मानित पीछे हट गए। उस समय एक बड़े से बादल के टुकड़े ने चांद को अपने आगोश में छिपा लिया और हम एक बार फिर अंधेरे की चादर में सिमट गए। कुछ समय बाद मेरी आंखें अंधेरे में देखने लायक हुई तो मैंने देखा कि ड्राइवर बग्घी में चढ़ रहा था और भेड़ियों का कोई नामो निशान नहीं था। ये सब इतना अद्भुत और अविश्वसनीय था कि डर से मेरी घिघी बन गई और डर की वजह से मैं बोलने और हिलने में भी असमर्थ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे, समय गुजरता चला जा रहा था। चांद भी पूरी तरह बादलों की गिरफ्त में था, जिससे चारों ओर अंधकार व्याप्त था। कभी हम चढ़ाई पर होते और कभी हम ढलान पर नीचे उतर रहे होते, परंतु अपनी आगे की अपनी यात्रा के अधिकांश हिस्से में हम चढ़ाई पर ही रहे थे। मैं अपने विचारों में खोया हुआ रास्ते की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। अचानक मेरे विचारों की एक श्रृंखला टूटी और मुझे होश आया तो मैंने पाया कि ड्राइवर एक विशाल जर्जर महल के अहाते में अपने घोड़ों को बांध रहा था। महल की खिड़कियों में से रोशनी की कहीं कोई झलक नहीं मिल पा रही थी। महल की टूटी चारदीवारी उसके सुनसान होने की चुगली कर रही थी। आखिरकार मेरी मंजिल आ ही गई थी। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।